Hello everyone, so how's you all? I hope you all are very good and happy. So, what's the agenda of today's video? Today, we are going to talk about English paragraph. आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इंग्लिश पैराग्राफ को 2 मिनट में कैसे सॉल्व करें। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल लगता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये कैसे किया जाता है इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आप ये समझ जाते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे से पैराग्राफ सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन पता है क्या है? एक्चुअली सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो मैथ्स पेपर है। मैथ्स सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है मैक्सिमम लोगों के लिए, जिनका क्योंकि मैक्सिमम लोग मैथ में एवरेज होते हैं। तो उसके चलते होता क्या है कि उनको हिंदी और इंग्लिश मिनिमम टाइम में पूरा करना होता है। मीन्स उनके लिए बस 45 मिनट्स बचते हैं लास्ट के 60 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें आपका हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। और इंग्लिश में आपको 10 नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा अगर आप इंग्लिश पैराग्राफ सॉल्व करते हो तो, क्योंकि आपका 10 नंबर का पैराग्राफ आता है, 5 नंबर का आपकी पोइट्री आती है, पोइट्री देंगे उसमें 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं उसी पोइट्री जो दिया है उसी के बिटवीन द लाइन्स से वो पूछते हैं। और फिर 15 नंबर का आपका पेडागॉजी पूछते हैं। स्माइली और मेटाफोर ये जितना भी फिगर ऑफ स्पीच था मैंने आपका करवा दिया था। अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। एक बात बताऊँ आपको, वो जो फिगर ऑफ स्पीच है ना वो भी पैराग्राफ से ही पूछते हैं। जैसे एक पैराग्राफ देंगे, उसी पैराग्राफ से आपका ग्रामर का क्वेश्चन होगा, वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, मीन्स एंटोनिम सिनोनिम या किसी वर्ड मीनिंग का मतलब पूछ लेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिटवीन द लाइन्स होंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको इसमें वही बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप इसको हैंडल करोगे, ठीक है। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश अंडरस्कोर पढ़ो, ये हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश अंडरस्कोर पढ़ो। इसमें वेलकम का स्पेलिंग देखो, WELCOMR, इज इट राइट? नो ना, इनकरेक्ट। पर जिन्होंने पीपीटी बनाई है उनसे हल्की गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इसी को तो आयरनी कहते हैं। आयरनी क्या था याद है ना? हाँ, आयरनी वही था जहाँ बोलते कुछ थे और दिखता कुछ था, सेम वही, वो एक फिगर ऑफ स्पीच था। यही फिगर ऑफ स्पीच है। मैं इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ और इंग्लिश का जो पहला लाइन है वही गलत लिखा हुआ है। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने सीधे आज के टॉपिक पे। तो ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आप 2 मिनट इसको पढ़ो। पढ़ने के इसको इस वीडियो को पॉज करो और पढ़ो। जब आप ये फर्स्ट पैरा पढ़ लोगे तो फिर मैं आपको सेकंड पैरा दूंगा। जब आप सेकंड पैरा पढ़ लोगे उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन हैंडल करना सीख गए तो आप 2 मिनट में बना दोगे। अभी मैं आपको 2 मिनट पढ़ने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिस है ही नहीं। आपको जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं होगा आप 2 मिनट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट इट बाई प्रैक्टिसिंग, ओके। सो पॉज दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड स्टार्ट रीडिंग। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होगे। मैं आपका सेकंड स्लाइड ला देता हूँ। अब आप लोग इसको पढ़ लो। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछता है, खैर क्वेश्चन पे क्यों जा रहा हूँ, पहले तो आप ये सीखो कि पैराग्राफ को हैंडल कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। इस पैरा को आपने पढ़ा। इस पैरा को पढ़ने पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें नंबर का यूज हुआ है, ठीक है। इसमें नंबर का यूज हुआ है तो आप क्या करोगे? एक सेकंड देना मुझे। हाँ, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे तो बहुत सारा नंबर यूज हुआ है। एक सेकंड। जैसे ये 25%, 25% के आगे पीछे भी आप लोग को देख लेना है क्या है, इंक्रीज।
वैसे तो आप पूरा पैरा पढ़ोगे, पर आपको दिमाग में क्या रखना है पैरा पढ़ते वक्त कि ये 25% मैंने कब कहाँ देखा था, और उसके आगे पीछे क्या वर्ड था, इंक्रीज था डिक्रीज था, ठीक है, या मोर देन था लेस देन था। ऐसे वर्ड्स अगर आप देख लो पैरा में, तो आपको बस अपने दिमाग में रखना है कि मैंने 25% पैरा 1 के लाइन 1 में देखा था, ये सबसे ऊपर देखा था। तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने समय ऊपर नीचे नहीं करते रहना होगा कि आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो फिर पैरा पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो फिर पैरा पढ़ते हो, वो आपको नहीं करना है। वो आप इसी तरीके से करोगे कि जो भी नंबर जहाँ है वो आप अपने दिमाग में रखोगे। जैसे यहाँ 1000% है, 1000% क्या है, बाई मोर देन 1000% इन लाहौर स्पीति, मीन्स ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसको अपने दिमाग में रखोगे। 1991, 2005, हाँ, ये सब आप दिमाग में रखोगे। फिर और क्या दिमाग में रखोगे, ये फिर यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर के आगे क्या है, टोटल जोग्राफिकल एरिया, फिर यहाँ नंबर है, अकॉर्डिंग टू आगे क्या है, ISFR। चलो एक चीज़ देखो, इसमें नोटिस करो, एक वर्ड यहाँ आएगा, ठीक है, बाइनियल पब्लिकेशन। ये बाइनियल पब्लिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होता है, नहीं होता है ना। जैसे ही आपको आम बोलचाल आम इंग्लिश की भाषा में यूज ना हो फ्रिक्वेंटली, ऐसे कुछ वर्ड्स दिख जाए, सीधे अपने दिमाग में उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कॉपी पेन नहीं होगा अंडरलाइन करने के लिए, वहाँ ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हो ना, आप विश्वास करो इसी में से आपके ऐसे 2-3 वर्ड्स आपको हर पैरा में मिलेंगे, और उसी पैरा के जो 2-3 वर्ड्स हैं वहीं से आपके वर्ड्स के वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, या आपसे मीनिंग पूछ लिया, ऐसे ही पूछेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जब भी आपको दिख जाए अपने दिमाग में रख लो सीधे, क्योंकि हो सकता है कि 90% लोगों को इसका मीनिंग पता ही ना हो। अगर इसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो इसके मीनिंग को आप निकालेंगे कैसे। तो आप एक सेंटेंस पढ़िएगा पूरा का पूरा कि पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसका मीनिंग निकालने का कोशिश करोगे कि इसका शायद ये अर्थ निकल सकता है। अगर आप एकदम श्योर नहीं हो तो आप जो आपका अर्थ निकल रहा है आप उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो जो आप अपना अर्थ उसका निकाल पा रहे हो, आप उसी वर्ड को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन को देखने के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग निकालोगे, ठीक है। क्योंकि अगर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात, और आप क्वेश्चन छोड़ के आपको आना है नहीं, ठीक है, तो इसलिए आप उसका मीनिंग निकालोगे। ये हो गया। फिर आगे देखो, आगे कुछ है, आगे फिर नंबर है, तो ये नंबर क्या है, डिक्रीज, कहाँ पे, किन्नौर। फिर नंबर है 39%, आगे आगे पीछे क्या है इसके, डिक्रीज। फिर क्या है इसके आगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो आप ये सब अपने दिमाग में रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे यहीं से पूछेगा। ये हो गया आपका पैरा 1। अब आते हैं लोग अपने पैरा 2 पे। आप इसके पैरा 2 को देखो, फिर वही है कहीं ना कहीं, नंबर है, इंक्रीज डिक्रीज डिस्ट्रिक्ट, ये देखे सब कुछ वही घूम रहा है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ फिर भी। आप यहाँ देखो 0 to 47 स्क्वायर किलोमीटर, फिर क्या है, इंक्रीज। यहाँ नंबर देखो, एक सोलन डिस्ट्रिक्ट है, नंबर के आगे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे, फिर यहाँ नंबर है, इंक्रीज। आगे पीछे देखना क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसको आप ऐसे ही दिमाग में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम। एक वर्ड यहाँ दिखना जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड, कहाँ मैंने देखा था, हाँ ये प्रीपोंडरेंस। इस वर्ड का यूज आप बहुत कम टाइम देखते हो, तो इस वर्ड को आप दिमाग में रखोगे। हो सकता है कि इससे जो है आपके उस जो 10 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन बने, क्योंकि ये वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको अपने दिमाग में रखोगे, ओके फाइन। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ यू विल डील विथ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे पूछा है द ISFR रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, कब पब्लिश होता है। पहला आपने कहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, पब्लिकेशन।
पब्लिश्ड, आपके दिमाग में सीधे क्लिक करना चाहिए कि मैंने कहीं पब्लिकेशन पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? आपको बोला था मैंने, वैसे वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो। आपने पढ़ा था बाय एनुअल पब्लिकेशन पैरा 1 में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपने ये पढ़ा था द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी, हाँ, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अ बाइनियल पब्लिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? ये कहाँ से था? ये आपका पैरा 1 से था आपको मिल गया। तो इसका उन्होंने मीनिंग पूछ लिया है। द ISFR रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा है कि बाइनियल का मीनिंग क्या होता है। उन्होंने देखो क्वेश्चन कितने चालाकी से घुमा दिया। उन्होंने सीधे पूछा द ISFR रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। अब बताइए आप, क्वेश्चन तो उन लोगों ने घुमा दिया है। जिसको बाइनियल का पता होगा वो बना देगा, जिसको नहीं पता होगा वो थोड़ा फंस जाएगा। अब क्या करोगे आप? अच्छा, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस। क्या 3 मंथ्स को बाइनियल कहते हैं? ना, नहीं। 6 मंथ्स को तो हाफ ईयरली कहते हैं। 9 मंथ्स को नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 मंथ्स को कह सकते हैं? नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं कहना है, आपको यहाँ पे 24 मंथ्स टिक कर देना है। बाइनियल का जो मीनिंग होता है 24 मंथ्स के पीरियड को बाइनियल कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर का ये देख लो आप, मैं अपने आप को हटा देता हूँ यहाँ से। इसका आंसर आप पढ़ो। इट इज एविडेंट फ्रॉम द लाइन आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर द स्टेट हैज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर ऑफ 27.72%. According to the State of Forest Report, a biennial publication of the Forest Survey of India. Right? इस biennial publication का मतलब क्या है? एक सेकेंड, हाँ, 24 months पीरियड, ठीक है। ये आपका हो गया बाइनियल का मतलब। आप हमेशा इसको दिमाग में रखना। अब आते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? प्लांटेशन एक्टिविटीज इन द इंटायर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज शोन अ। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना। यहाँ पे इंटायर स्टेट के बारे में बात किया है। अगर आपने पैरा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उस पैरा में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट का भी है कि जहाँ डिक्रीज हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ प्लांटेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी बहुत मिक्स्ड या अनइवन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन भी उन लोगों ने वैसे ही फंसाने वाला दिया है। ऑप्शन आप देखो क्या है। अरे यार एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन क्या है आपका? डाउनवर्ड ट्रेंड, राइजिंग ट्रेंड, मिक्स्ड ट्रेंड, अनइवन ट्रेंड। अब बताओ, मिक्स भी आपने देखा, अनइवन भी देखा, राइजिंग भी हो रहा है, सही बात है, डाउनवर्ड भी बहुत जगह हो रहा है। अब आप बताओ इसका क्या मानोगे? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, द प्लांटेशन एक्टिविटीज इन द इंटायर स्टेट, इंटायर मीन्स पूरे स्टेट में, किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूरे इंटायर स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, होल इंटायर स्टेट। तो आपका जब फर्स्ट पैरा आपने पढ़ा होगा, जब ये पैरा स्टार्ट होता है वहीं पे था द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीज नियरली बाय 25%। यही गेम खत्म, यही हो गया टोटल। यहाँ क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन घुमा दिया, एक सेकेंड, इस इंटायर कह दिया टोटल की जगह। पैरा में टोटल दिया था और इसमें इंटायर दिया, बस इतना ही फर्क था। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ, इसका होगा राइजिंग। क्या हो रहा था यहाँ पे, साफ साफ आंसर लिखा है इंक्रीज। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? राइजिंग। तो ये सिर्फ वर्ड्स का खेल है, वो बस चेक करते हैं कि आपके पास वर्ड्स पावर कितने हैं, आप जो पढ़ रहे हो आपके पास वो समझ है कि नहीं, आप वो समझ विकसित है कि नहीं कि आप उसका आंसर खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कोई वर्ड चेंज कर दे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसका वर्ड समझ ही नहीं पा रहे हो। बस ये सिंपल सा उनका चेकिंग मैथड है और मुझे पता है, बट पता क्या है, मुझे विश्वास है
कि आप में से 99.99% लोग इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग। अब आते हैं अपने आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखो, द फॉरेस्ट कवर इन लाहौर एंड स्पीति डिक्रीज्ड बाय 39%, द फॉरेस्ट कवर इन कुल्लू इंक्रीज्ड बाय 40%, द फॉरेस्ट कवर इन लाहौर एंड स्पीति इंक्रीज्ड बाय लेस देन 500%, अ पार्ट ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट was highly vulnerable to forest fires। चलो, दो क्वेश्चन मैंने बताया, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अब आप सॉल्व करोगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो, आप कितने इंगेज हो, आप चाहते हो या नहीं पास करना, आप चाहते हो या नहीं कि मैं खुद से प्रैक्टिस करूँ। जो खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, जो क्वेश्चन देखते, जो पैरा पढ़ते, जो खुद आंसर कर दे रहा है, समझो वो बहुत आगे है आपसे, बहुत ही आगे। तो आप खुद इसको पढ़ के खुद आप इसका आंसर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं इसको हार्ट दूंगा, प्लस मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने पीछे आंसर दिया हुआ था, आपने देखने की कोशिश की क्या? पॉज करके देखना नहीं, वो आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चालाकी नहीं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A few areas in Seymour district were found vulnerable to forest fires। अच्छा, some areas of Solan district were found vulnerable to forest fires। अच्छा, दोनों एरिया था क्या ऐसा? अच्छा, आपने ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पढ़ा था? पैरा 1 में पढ़ा था, पैरा 2 में पढ़ा था, किस लाइन में पढ़ा था? कुछ याद है? चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आपने कहाँ पढ़ा था। आपने इसको पैरा 2 में पढ़ा होगा। यहाँ देखो, आपने ये पढ़ा था ना, सेमोर एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट, सम ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट। एक सेकेंड, होल्ड फॉर अ सेकेंड। यस, some of the forest area in Unna district was found to be highly vulnerable to forest fires, while a substantial area of different forest cover in Sirmaur and Solan district was also found to be moderately vulnerable to forest fires, due to preponderance of chair pine forest। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा। अब क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे देखो, पहले में क्या दिया है? पहले में आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने आपको वहाँ पे दो चीज़, उस लाइन में आपने दो पढ़ा होगा, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट, जो कि मॉडरेटली है, फायर के चपट में आ सकता है कभी भी, था ना? वल्नरेबल ए बी मीन्स दोनों थे, मीन्स दोनों ट्रू होंगे। अच्छा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, गलत। बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, गलत। बोथ एंड बी आर फॉल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत। डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, इसी पैरा में एक वर्ड था, ट्रेमेंडस। मैंने वो वर्ड देखा नहीं तो मैं अंडरलाइन कर दिया होता। एक वर्ड था इसी पैरा में, ट्रेमेंडस। अब ट्रेमेंडस का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? चलो मैं एक सेंटेंस बोल के तुमको दिखाता हूँ, आप लोग पकड़ के देखना। What a tremendous hit by MS Dhoni। Now, what does it mean, tremendous hit by MS Dhoni? मैच की जो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बस बहुत ही ग्रेट अमाउंट में, जिसमें बहुत ग्रेट अमाउंट का एनर्जी लगा हो, या बस बहुत ही जो एक बहुत बढ़ा छा के बोलते हैं ना, बहुत ही भयंकर तरीके का, उसको कहते हैं ट्रेमेंडस। अब बताओ इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम क्या होगा? इमेंस होगा, एग्जैक्ट होगा, वाइब्रेंट होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो कॉन्सोनेंट मिस होता है, कॉन्सोनेंट इसमें लिख दे रहा हूँ यहाँ, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मेरा पेन यार। कंटिन्यूअस। वाइब्रेंट मिस क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। एग्जैक्ट मीन्स सेम कॉपी। ठीक है, तो इसका लिखने का कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने आज के इस पे,
यही आपका आंसर है ए, इमेंस। इमेंस मीन्स होता है बहुत ही ग्रेट अमाउंट में, ट्रेमेंडस, इमेंस इट्स द सेम थिंग, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ट्रेमेंडस मीन्स इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, इन अ वेरी हाई अमाउंट, इट्स कॉल्ड ट्रेमेंडस और इमेंस, ओके। अब आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बताइए कि इनएप्रोप्रिएट का एंटोनिम क्या है। एक का सिनोनिम पूछ लिया, एक का एंटोनिम पूछ लिया। ये आपके, अच्छा जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है। इसको ये मत समझना कि मैं ये क्वेश्चन खुद से उठा के लाया हूँ, नहीं। ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से। ये जो सारे करवा रहा हूँ मैं, ये 2022 का 2022 से 21 का पेपर है, ठीक है। अब आप लोग बताओ एंटोनिम क्या होगा इनएप्रोप्रिएट का। मिसएप्रोप्रिएट, डिसएप्रोप्रिएट, अप्रॉक्सीमेट, सुइटेबल। यार सब बहुत सीता गीता की तरह लग रहे हैं, कौन होगा नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ इनएप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है। इनएप्रोप्रिएट मीन्स कि कुछ आपको, आपका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा हो, ये बिहेवियर के रिफरेंस में होता है, ठीक है। ये आपके बिहेवियर के रेफरेंस में होता है कि आप कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां आपको जैसा बिहेव करना चाहिए आप वहां वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो। मान लो आप किसी के क्रेमेशन में जाते हो, ठीक है, और वहां आप जोर जोर से हंसने लगते हो, ताली बजाने लगते हो। क्या ये कोई अच्छा बिहेवियर है? ये वहाँ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फिर आता है एक मिस एप्रोप्रिएट। मिस एप्रोप्रिएट होता है जब आप कुछ गलत कंडक्ट करते हो, कुछ गलत हरकतें कंडक्ट करते हो। जैसे आपके पास पेन नहीं था, ठीक है, और आपको एक पेन की जरूरत थी। आपके दोस्त के पास 3-4 पेन था, आपने उससे बिना पूछे उसके 2-4 पेन ले लिए, ठीक है। 2 पेन उसके चुपचाप ले लिए, उठा लिए, या आप उसको कह सकते हो आप चुरा लिए। और आपने उसको बताया भी नहीं, उसने पूछा कि मेरा पेन किसने लिया, तो आपने उसको बताया भी नहीं कि मैंने लिया। ये बिल्कुल ही मिस एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मीन्स गलत है। चोरी या कुछ इस ढंग की चीज़ों को, गलत हरकतों को मिस एप्रोप्रिएट कहते हैं। आप डिफरेंस समझते हो इन एप्रोप्रिएट और मिस एप्रोप्रिएट में? यही फर्क है। अगला आपका डिसप्रोपोर्शनिएट। इसका मतलब क्या? ये देखो भैया रेशियो को लेके होता है, ठीक है। ये आपके रेशियो को लेके होता है। रेशियो को लेके कैसे? मान लो एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, पर एक क्लास में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास में 50 बच्चे पे एक टीचर है, एक क्लास में 5 बच्चे पे एक टीचर है। क्या ये डिसएप्रोप्रिएट रेशियो नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 स्टूडेंट एक क्लास में और दूसरे क्लास में 25 हो और दोनों पे एक एक टीचर हो। तो इसको कहते हैं डिसएप्रोप्रिएट। ये फर्क समझो। अप्रोक्सीमेट मीन्स आसपास, ठीक है। पर इसका सही आंसर जो होगा, यहाँ पूछा है इनएप्रोप्रिएट मीन्स कि जो सही नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सुइटेबल। आंसर आपका सुइटेबल होगा, आंसर डी, ठीक है। आई होप कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं 100% आपके जो भी डाउट होंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना। उस टेलीग्राम ग्रुप में, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करोगे? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे सीधे वो आपको चैनल पे ले जाएगा। बस उस पर आप ज्वाइन कर लेना आराम से, ठीक है। आई होप कि आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा देख लो, यहाँ पे एक अब क्वेश्चन आया है, वो ग्रामर से। मैंने कहा था ना कि वो पैरा जो देते हैं उस पैरा में वो वर्ड्स भी पूछ लेते हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लेते हैं। वर्ड में आपका वर्ड मीनिंग पूछ लिया, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया इन लोगों ने अब तक। अब देखो ये आया है सीधे ग्रामर के क्वेश्चन पे। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कंटिन्यूअसली का मीनिंग। कंटिन्यूअसली क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। नाउन, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ना लग रहा है नाउन? नहीं ना? चलो एडजेक्टिव कंटिन्यूअसली, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली विशेषता। वर्ब,
हरकत भी हो रही है, मान लेते हैं। एडवर्ब, क्या ये वर्ब एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन या किसी सेंटेंस को चेंज कर रहा है क्या? हाँ, शायद कर रहा हो। इसका ऐसा क्या होगा, आपको क्या लगता है? अगर आपको मानना होता, टिक करना होता, तो आप क्या कहते? नाउन कहते? नाउन तो बिल्कुल ही नहीं कहता, क्योंकि नाउन तो ये है ही नहीं कहीं से। वर्ब कुछ सेकंड के लिए सोचा जा सकता है, एडजेक्टिव भी सोचा जा सकता है। ये एडवर्ब होगा इसका आंसर। देखो, इसका आंसर एडवर्ब होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने वर्ब को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। जब आप सेंटेंस पढ़ना तो उसमें इसने मॉडिफाई किया है वर्ब को या सेंटेंस को। जहाँ भी आपका सेंटेंस, वर्ब, एडजेक्टिव मॉडिफाई हो, समझना वो एडवर्ब है। पर ऐसे कोई भी वर्ड दे देगा तो आप क्या इसको कैसे पहचान पाओगे? मैक्सिमम टाइम आप गलती कर जाओगे। मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से एडवर्ब को पहचान जाओगे। ठीक है? जिस सेंटेंस के भी लास्ट में आपको एल वाई दिख जाए, ये लास्ट का एल वाई दिख जाए ना आपके जिस सेंटेंस के लास्ट में, ये एल वाई समझना वो एडवर्ब है। ठीक है? 90% चांस होंगे कि वो एडवर्ब ही होगा। और सीटेट में जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें इतना ही इजी पूछते हैं। उसमें कोई आपका हाई लेवल का नहीं पूछ लेंगे कि एडवर्ब की जगह वो कोई और वर्ड हो जाएगा। मैंने जहाँ तक नोटिस किया अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ट्रेंड को देख के, वो बार बार ऐसे ही पूछते हैं और बार बार उसका आंसर वही होता है, एडवर्ब। ठीक है? बहुत कम ही बार ऐसा होगा कि एल वाई लगा हुआ है पर वहाँ एडवर्ब नहीं है, वो नाउन है या कुछ है। ठीक है? तो अगर आपको एल वाई दिखा मिल जाए ऐसा वर्ड में, तो उसको सबसे पहले दिमाग में एडवर्ब लाओगे, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुमारो, आई शैल नॉट कम टू मीट यू इन द क्लब। इसको एक साथ आप पढ़ना। ठीक है? ए बी सी डी, अब बताओ इसमें कौन सा गलत है, किसमें गलती है? आपको नहीं लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है? हाँ, विल, शैल, वाह, टुमारो, कल किसने देखा है? आपने देखा है क्या? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है। पर ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इट विल रेन टुमारो। अच्छा, तो फ्यूचर टेंस का आपको सिंटेक्स तो पता होगा नहीं। ओके, तो आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो फ्यूचर के लिए? आई एम गोइंग टू यूएसए टुमारो, आई एम गोइंग टू लंदन फॉर फ्यू मंथ्स। आप आईएनजी यूज करते हो ना, गोइंग। आप ऐसा बोलते हो कि आई विल गो टू लंदन यूएसए टुमारो, सॉरी, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं ना, आप आईएनजी यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर टेंस का कहीं ना कहीं सिंटेक्स है। आपके पास पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि आप ऑटोमेटिक बोलने लगते हो, रेनिंग, गोइंग, फलना टिकना, सब में आईएनजी लगा देते हो। ऐसा करते हो ना? तो बस अब आप इसका आंसर बताओ जल्दी। चलो मैं बताता हूँ। अरे आदत हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की ना, तो मैं लाइव क्लासेस की थोड़ा मौका देता हूँ बोलने का। और यहाँ अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, यहाँ आप लोग लाइव हो नहीं, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। इट विल रेन टुमारो, सॉरी, हाँ, इट विल रेन टुमारो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर टेंस में जहाँ भी फ्यूचर टेंस होता है ना, एक सेकेंड, जहाँ भी फ्यूचर टेंस होता है वहाँ पे बी प्लस आई एन जी फॉर्म वर्ब का लग जाता है। ठीक है? समझ गए? तो यहाँ होगा इट विल बी रेनिंग टुमारो, आई शैल नॉट कम टू मीट यू इन द क्लब। ओके, इसका आप देख लो यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस बी प्लस वी आई एन जी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक सिंटेक्स है, सब्जेक्ट प्लस बिल बी वी आई एन जी। ओके, ठीक है? जहाँ भी आपका विल आएगा वहाँ वी और वी आई एन जी आएगा जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, आपको सब कुछ सारे कुछ समझ में आए होंगे।
आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी फ्यूचर।